मैं सरस्वती विद्या मंदिर शिरडी की आचार्य सुलेखा कुमारी सीबीएसई इन हाउस शिक्षक प्रशिक्षक ट्रेनिंग में आप सबों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज का मेरा विषय है आपदा प्रबंधन। ये आपदा प्रबंधन है क्या? प्राकृतिक आपदाओं और मानव जनित आपदाओं के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए जो योजना बनाई जाती है, जो सिस्टम बनाया जाता है, उसे हम आपदा प्रबंधन कहते हैं। चिंतनीया हि विपदाम् आदावेव प्रतिक्रिया नाकूपखननमयुक्तं प्रदीप्ते वह्निना गृहे। आदावेव चिंतनीया हि विपदाम्। आदा मतलब आदि, प्रारंभ से ही हमें विपत्तियों का चिंतन कर लेना चाहिए, उस विपत्तियों का उपाय सोच लेना चाहिए, क्योंकि ये जीवन है, सुख दुख आते रहते हैं और हमें इसकी चिंता अगर पूर्व से नहीं करेंगे तो विपत्तियां हमें घेर लेगी। क्योंकि एक माचिस की तीली दिए को जला के घर को रोशन कर देती है, तो वो तीली घर को जलाकर राख भी कर देती है। न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वह्निना गृहे। क्योंकि जब घर में आग लग जाए और उस समय कुआं खोदेंगे तो आग हमारा बुझेगा नहीं और विपत्तियां हमें गले लगा लेंगी। इसलिए पूर्व तैयारी में ही समझदारी है। अभी हम लोगों ने देखा धनबाद का अग्निकांड, देखते देखते भी कितनों घरों घर स्वाहा हुए और कितने लोग काल के कराल काल में समा गए। इसलिए हमें पहले से विपत्तियों की तैयारी करके रखनी चाहिए कि जब आए तो हम कैसे सावधानी बरतें और उससे कैसे मेरा निपटारा हो सके। आपदा क्या है? विपत्तियां क्या है? किसी क्षेत्र में घटित दुर्घटना या गंभीर घटना। जब सड़क एक्सीडेंट होता है तो वो एक दुर्घटना है, एक विपत्ति है। प्राकृतिक घटना या मानव जनित लापरवाही से उत्पन्न, जब रोड में जब हम गाड़ी चलती है और एक दूसरे को जब हम ध्यान नहीं देते हैं कि वो किस साइड से गुजरना चाहिए, अगर दाएं साइड से गुजर रहे होते हैं और बाएं साइड वाली जो गाड़ी है वो साइड लेती है तो उस समय भी एक्सीडेंट होता है। तो जब व्यक्ति लापरवाही करता है उस समय भी दुर्घटना घटती है। प्राथमिक रूप से दो भागों में इसका वर्गीकरण किया गया है, प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा। प्राकृतिक विपत्तियों के प्रकार निम्नलिखित हैं: भूकंप है, बाढ़ है, सूखा, चक्रवात, आकाशीय बिजली, भूस्खलन, सुनामी। ये प्राकृतिक विपत्तियां कहलाती हैं। मानव जनित आपदा, तेजी से बढ़ती जनसंख्या। तेजी से जो हमारी जनसंख्या बढ़ रही है वही मानव जनित आपदा का कारण है। तीव्र शहरीकरण, हम लोग गाँव को छोड़ के शहरों में आकृष्ट होकर आ रहे हैं, वो भी मानव जनित आपदा का एक कारण है। औद्योगिकीकरण, ये भोपाल का जो गैस त्रासदी घटना हुई औद्योगिकीकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसके अंतर्गत औद्योगिक दुर्घटना होती है, परिवहन दुर्घटना, इमारतों का गिरना, आग और परमाणु बम का गिरना। भूकंप आए तो कैसे बचें? भूकंप का मतलब क्या होता है? भू का अर्थ होता है पृथ्वी और कंप का अर्थ होता है कांपना। जब पृथ्वी के नीचे कंपन होती है और पृथ्वी के नीचे की जो पपड़ी है, प्लेट है, वो गिर जाता है तब भूकंप आता है। और भूकंप आने से जान माल की हानि होती है। आप भूकंप आएंगे तो उससे कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें। मकान, दफ्तर या किसी भी इमारत में अगर आप मौजूद हैं तो वहाँ से बाहर निकलकर खुले में आ जाना चाहिए, मैदान में आ जाना चाहिए। खुले मैदान की ओर भागें। भूकंप के दौरान खुले मैदान से ज़्यादा अच्छा जगह और कोई नहीं होता है। किसी बिल्डिंग के आसपास ना खड़े हो, क्योंकि बिल्डिंग अगर भूकंप का रफ्तार तेज है तो बिल्डिंग की गिर जाने की संभावना है। अगर आप ऐसी बिल्डिंग में हैं जहाँ लिफ्ट हो और लिफ्ट का इस्तेमाल कतई न करें। ऐसी स्थिति में सीढ़ियों का इस्तेमाल ही अच्छा होता है। घर के दरवाजे और खिड़की को खुला रखें। घर के सभी बिजली स्विच को ऑफ कर दें। अगर बिल्डिंग पूरी बहुत ऊंची हो तो तुरंत उतर पाना मुमकिन न हो और लग रहा
है कि हम बिल्डिंग से उतरेंगे और फिर हम चपेट में आ जाएंगे, कोई दुर्घटना घट जाएगी, तो हमारे घर में जो पलंग है, टेबल है, उसके नीचे झुककर हमको उसको पकड़ लेना चाहिए, ताकि अगर कुछ गिरे भी तो हमारी जान बच जाए, मेरा सर में चोट न लगे। और उससे भी ज़्यादा अगर हम निकल रहे हैं और लग रहा है कि कंपन ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में तकिया को लेके मुंह पे रख के या सर पे रख के हमको नीचे उतरना चाहिए कि जब भी गिरे तो हमारा सर सुरक्षित रहे और मेरी जान न जाए। बाढ़ से सुरक्षा। बरसात के दिनों में जब पानी अधिक वर्षा होती है और नदियों में पानी भर जाता है और अपने आसपास के गांव को, शहरों को जब वो चपेट में ले लेता है तो बाढ़ आती है। बाढ़ आने की संभावना पर अपने सामानों को ऊपरी जगह पर ले जाना चाहिए, क्योंकि नीचे के घरों में अगर पानी भर जाएगा तो सारा सामान हमारा नष्ट हो जाएगा। इसलिए जितना हो सके अपने सामानों को हम ऊपर ले जाएं और स्टोरेज कंटेनरों को साफ पानी से भर दें। जो कंटेनर होता है, क्योंकि उस समय पानी क्या होता है कि प्रदूषित हो जाता है, तो हमें पानी को पीने के लिए अपने कंटेनरों में भर लेना चाहिए। इलेक्ट्रिक और गैस नाव को बंद कर देना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में दूसरों की मदद करें, खासकर वैसे लोगों की जिसे सहायता की आवश्यकता हो। क्या होता है कि बाढ़ में बहुत छोटे बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, अपाहिज होते हैं, जो अपने आप को सुरक्षित नहीं कर निकाल पाते हैं, तो उन्हें हमें सुरक्षा प्रदान करके बाहर करना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए। वैसे जगह से अवगत हो जहाँ की बाढ़ का पानी कम हो गया है, क्योंकि वहाँ की सड़कें कमजोर हो सकती हैं और अधिक दबाव पड़ने पर वह टूट कर गिर सकती हैं। सजग रहें, क्योंकि बाढ़ का पानी घटने पर इधर उधर विषैले जीव जंतु हो सकते हैं। क्या होता है कि बाढ़ का जब पानी आता है तो उसके साथ विषैले जीव जंतु भी आ जाते हैं, और जैसे ही बाढ़ का पानी घटता है तो हमारे विषैले जीव जंतु जो आते हैं वो बाढ़ के पानी के साथ निकलते हुए इधर उधर छुप जाते हैं। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो वो विषैला जीव हमें काट लेगा, यहाँ तक कि हमारी जान भी जा सकती है। तो जैसे ही बाढ़ का पानी घटे तो हमें सजग रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। और बहुत दिन तक बाढ़ का पानी जमने के कारण जो सड़कें हैं, रास्ता है, वो क्या होता है, जर्जर हो जाता है। अगर उस पर हम ध्यान आकृष्ट नहीं करेंगे, उस पर नजरें नहीं डालेंगे और गाड़ियाँ जब चलेंगी तो वो धंस सकता है, दुर्घटना घट सकती है। तो हमें ऐसी जगहों का भी चिन्हित करना चाहिए कि जो बहुत दिन के बाद बाढ़ का पानी गया है तो कहीं वो क्षतिग्रस्त तो नहीं हो गया है। चक्रवात से सुरक्षा। चक्रवात भी समुद्र में आता है और समुद्र के किनारे रहने वाले शहर और गांव को ही अपने चपेट में लेता है। जब चक्रीय हवाएं बहुत तेज चलती है उसे हम चक्रवात कहते हैं। और ये हवाएं बिजली के खंभे, पेड़, कच्चे मकान को पूरी तरह से नष्ट कर डालती है। तो चक्रवात से पहले क्या करें, शांत रहें, घबराएं नहीं, हवाओं पर ध्यान न दें। संपर्क क्षेत्र में बने रहने के लिए अपने मोबाइल फोन को चार्ज रखें, SMS का इस्तेमाल करें। मौसम की ताज़ा जानकारी के लिए रेडियो सुनें, TV देखें और अखबार पढ़ें। अपनी ज़रूरत के कागजात और कीमती सामान एक प्लास्टिक के थैले में पैक करके रखें, ताकि हमारा वो सामान सुरक्षित रहे। एक इमरजेंसी किट तैयार साथ रखें, इसमें सुरक्षित रहने का सामान होना चाहिए। अपने घरों की मरम्मत करा लें, क्योंकि जब मकान हमारा कच्चा रहेगा, कमजोर रहेगा, तो चक्रवाती हवा उसे नष्ट कर सकती है। इसलिए अपने घरों की मरम्मत करा लेना चाहिए। नुकीला सामान को खुला ना छोड़ें। पीने का पानी का स्टॉक करके रखें, पानी को बोतलों में सुरक्षित रखें। छोटे बच्चों की जरूरत जैसे खाना और दवा आदि का सामान साथ रखें। हो सके तो तूफान आने से पहले किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। चक्रवात के दौरान और बाद में क्या करें, बिजली और गैस की सप्लाई को तुरंत बंद करें। घर के दरवाजा और खिड़कियां बंद रखें। उबला हुआ क्लोरीन युक्त पानी ही पिएं। सिर्फ अधिकारी घोषणाओं पर ध्यान दें, अफवाहों पर ध्यान न दें। यदि आप घर से बाहर हैं तो बिजली के खंभे, तार या नुकीली चीजों से बचें। तुरंत सुरक्षित स्थान पर जाएं। आकाशीय बिजली से सुरक्षा। बरसात के दिनों में जब बादल
उमड़ घुमड़ रहे होते हैं और बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बिजली की गिरने की संभावना बहुत अत्यधिक हो जाती है। और उस समय अगर बच्चे हमारे खेल रहे हों तो उन्हें घबराना नहीं चाहिए और बच्चों को थोड़ी थोड़ी दूरी बनाकर अपने दोनों कानों पर हाथ रख के उन्हें बैठ जाना चाहिए और पैर को इनके एड़ियों को सटाकर और तलवों को ऐसे करके बैठने से बिजली और सर को नीचे करके बैठने से बिजली गिरने की संभावना कम हो जाती है। अगर आप गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, कार में सफ़र कर रहे हैं तो तुरंत हमें अपनी गाड़ी को रोक के गाड़ी के अंदर बैठ जाना चाहिए कि जब तक बिजली का चमकना बंद ना हो जाए। और हमें, क्योंकि बिजली गिरने की जो संभावना है ऊंचे पेड़, पानी और बिजली के खंभों पर ज़्यादा होती है, हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। भूस्खलन से सुरक्षा। भूस्खलन ये ऊंची पहाड़ों के मिट्टी की ढलानों को घाटियों में गिरने के कारण और चट्टानों के टूटने के कारण ये भूस्खलन की घटना घटती है। तो भूस्खलन से पहले हम क्या, इसमें जान माल की हानि होती है, बहुत लोग मर जाते हैं, घायल हो जाते हैं। तो भूस्खलन से पहले हमें क्या करना चाहिए? नदी नालों को साफ रखने की कोशिश करना चाहिए, अपने आसपास की नालियों को चेक करना चाहिए कि उनमें कूड़ा, पत्ते, प्लास्टिक और थैलियाँ, मलबा आदि ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए क्योंकि पेड़ जो है वो मिट्टी को पकड़ के रखेगा। पेड़ों को तब तक ना उखाड़ना चाहिए जब तक उन्हें हमें दूसरे पेड़ लगाने की व्यवस्था ना हो जाए। भूस्खलन की संभावना के दौरान अलर्ट, अवेक और एक्टिव रहना चाहिए। अगर आप घूमने गए हैं तो क्या करें, अगर पहाड़ी क्षेत्रों में घूमने चले गए हैं तो हमें क्या करना चाहिए? तो मौसम विभाग या न्यूज चैनल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में घूमने का प्लान पहले बनाना चाहिए, पहले देख लें कि वहाँ का मौसम कैसा है। घाटियों से बिना समय बर्बाद किए जल्दी से दूर चले जाना चाहिए। चट्टानों के गिरने और इमारतों के नीचे गिरने वाले क्षेत्रों की पहचान करना चाहिए। दरारें जो भूस्खलन का संकेत देती है और सुरक्षित क्षेत्रों में जाती है, यहाँ तक कि गंगा नदी का पानी भी भूस्खलन का संकेत देता है। ऐसे संकेतों पर ध्यान दें और नजदीकी तहसील या मुख्यालय को संपर्क करें। पास के सेंटर का पता लगाएं और वहां पहुंचना चाहिए। अपने परिवार और साथियों के साथ रहने की कोशिश करनी चाहिए। घायलों और फंसे व्यक्तियों को चेक करना चाहिए। ट्रैकिंग का रास्ता चिन्हित करना चाहिए ताकि हम जब जंगल में जाएं तो फिर उसी रास्ते हम निकल आए, हम भटके नहीं। उड़ान, हेलीकॉप्टर और बचाव दल को आपातकालीन समय के दौरान संकेत देने का तरीका जानना चाहिए। असमान आवाजें जैसे पेड़ का टूटना और पत्थर खिसकने की आवाजें हमें सुनकर अनुमान लगा सकते हैं कि भूस्खलन हो सकता है। सुनामी से सुरक्षा। सुनामी क्या है? ये समुद्र किनारे बसे गांव शहरों को अपने चपेट में लेता है। जब समुद्र के नीचे भूकंप, भूस्खलन और ज्वालामुखी जब इसमें विस्फोट होता है तब जाकर ये सुनामी आता है। सुनामी की जो लहरों की श्रृंखला इतनी तीव्र होती है कि 30 मीटर ऊंचा और 200 मीटर लंबा होता है और 200 से 300 प्रति घंटे की रफ्तार से ये आगे बढ़ता है। और इस समय हमें कैसे अपने आप को सुरक्षित करें, सुनामी से खुद को कैसे सुरक्षित करें, सुनामी चेतावनी तंत्र पर विशेष ध्यान दें तथा मौसम से संबंधित खबर सुनते रहें। समुद्रीय तटवर्ती इलाकों से नगर तथा बस्ती से दूर तथा ऊंचाई बसाएं। अगर सुनामी आ गया तो ऊंचे स्थानों पर चल जाना चाहिए। पशु पक्षियों की गतिविधियों पर ध्यान दें। सुनामी आने से पहले उसकी जो चहचहाने का जो क्षमता है या आवाज़ है उसको हमको पहचानना चाहिए कि उसमें कुछ ऐसा आवाज़ निकल रहा है कि कुछ आपत्ति विपत्ति आने वाली है। तटीय जल की तेजी से वृद्धि तथा गिरावट पर ध्यान देना चाहिए। सुनामी आने पर जरूरी सामान लेकर कम से कम 30 मीटर ऊंची पहाड़ी या सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए। अगर आप सुनामी के जल में फंस जाएं तो जल में तैरने वाली चीज को पकड़ लेना चाहिए ताकि हम डूब न जाएं और घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर सुनामी का जल नगर में भर जाए तो कोई मजबूत पक्की इमारत पर चढ़ जाना चाहिए। आपको बचाव दल जैसे डॉक्टर, एम्बुलेंस, पुलिस आदि के संपर्क नंबर याद होने चाहिए। कभी भी समुद्र में आने वाली लहरों को
पास से न देखें, वरना वो घातक सिद्ध हो सकता है। सुनामी के बाद सरकार के विभिन्न विभागों जैसे स्वास्थ्य, आर्थिक कल्याण, बिजली, सिंचाई आदि को सुनामी ग्रस्त इलाकों में राहत कार्य पहुंचाना चाहिए। आपदा में बच्चे क्या करें? जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि विद्यालय एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक ढांचा है जिसे भावी नागरिक बनाने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। सुरक्षा और सुरक्षित वातावरण शिक्षण और सीखने के लिए बहुत जरूरी शर्तें हैं। इसलिए शिक्षक, बच्चे और कर्मचारियों का सुरक्षा सुनिश्चित करना हम लोगों का कर्तव्य भी है। आपदा में हमारे बच्चे क्या करें? विद्यालय आपदा प्रबंधन में के लिए प्रत्येक विद्यालय में एक विद्यालय का मानचित्र होना चाहिए। विद्यालय के परिसर के बाहर विपदा को पहचानना कि हमारे विद्यालय के बाहर कौन कौन सी विपत्तियां आ सकती हैं, गड्ढा है क्या, कुछ सड़क टूटा फूटा है क्या, कुछ दुर्घटनाएं हो सकती हैं क्या, जैसे सड़क सुरक्षा, खुले नालों का ऊपर तक भर जाना इत्यादि। इस आकलन को व्यावहारिक रूप से छात्रों का एक समूह बनाकर किया जा सकता है। छात्रों का एक समूह बना दें कि बाहर की आपदाओं को आप पहचानो, चिन्हित करो और लिखो। विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति का गठन करना चाहिए। जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। खोज तथा बचाव टीम होना चाहिए। अग्नि सुरक्षा टीम, प्रथम उपचार टीम, बस सुरक्षा टीम, स्थल सुरक्षा टीम इत्यादि का निर्माण होना चाहिए विद्यालय में। आग से सुरक्षा, ये इसका नाम ज्योति है और ये कहती है कि मैं अपने आग से कैसे सुरक्षित करती हूँ। मैं कभी माचिस या लाइटर से नहीं खेलती हूँ। आग लगने की स्थिति में मुझे निकास द्वार की जानकारी है। मैं विद्यालय के अग्नि सुरक्षा कार्यक्रम में भाग लेती हूँ। घर से निकलने से पहले मैं अपने माता पिता को गैस स्टोव ठीक से बंद करने के लिए याद दिलाती हूँ। अगर कमरा में धुआं भर गया है तो मैं जमीन पर लेट कर निकलती हूँ। अगर मेरे कपड़ों में आग लग गया है तो मैं उसे लोट कर उस आग को बुझाऊंगी। मैं बाहर एकत्रित होने वाली जगह की तरफ जाऊंगी। मैं अपने पास और दूसरों को देखूंगी कि कोई जख्मी तो नहीं हो गया है। मैं क्षतिग्रस्त जगह से दूर रहूंगी। एक सुरक्षित विद्यालय की शुरुआत मेरे से होती है। अग्निशामक यंत्र, जब आग लग जाए तो हमें अग्निशामक यंत्र का कैसे उपयोग करना चाहिए? उसके पिन को खींचकर उसके आधार पर निशान लगाकर आग के आसपास छिड़काव करें। हैंडल को दबाएं और आग के आसपास छिड़काव करना चाहिए। इससे अग्नि बुझ जाएगी। विद्यालय में सुरक्षा, विद्यालय वह संस्थान है जहाँ पढ़ना, लिखना, खेलना तथा एक दूसरे का सहयोग करना सीखते हैं। हमें हमेशा विद्यालय के नियमों का पालन करना चाहिए, अन्यथा कोई भी दुर्घटना घट सकती है। बच्चे को आदत होता है कि वो क्लासरूम में दौड़ते हैं और टेबल पे चढ़ जाते हैं। उन्हें टेबल पे नहीं चढ़ना चाहिए। अगर वो टेबल से गिर जाएंगे तो उन्हें चोट लगेगी और दुर्घटना हो जाएगी। वो खेलते वक्त भी आपस में लड़ते हैं, उन्हें आपस में झगड़ना नहीं चाहिए। प्रयोगशाला में बच्चों को अकेले नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो अकेले रहते हैं और दुर्घटना घट सकती है। कक्षा में दौड़ना नहीं चाहिए और आपस में बच्चों को झगड़ा नहीं करना चाहिए। बस में सुरक्षा, जब बस में बच्चे चढ़ रहे हो तो उन्हें कतारबद्ध होकर चढ़ना चाहिए। चलती बस में चढ़ने उतरने की कोशिश करने से गिर सकते हैं। चलती बस में अपने सिर और हाथ को बाहर नहीं निकालना, जिससे भी दुर्घटना घट सकती है। पंक्ति में खड़े होकर धक्का मुक्की नहीं करना चाहिए, इससे भी दुर्घटना हो जाएगी, दूसरे को चोट लग जाएगा। प्रयोगशाला में सुरक्षा के नियम, जब हम प्रयोगशाला में पढ़ने जा रही हो तो अपने बालों को बांध लेना चाहिए, अपनी आंखों में गॉगल्स पहन लेना चाहिए। अगर कोई टूट फूट या छलकाव हो तो शिक्षक को तुरंत सूचित करना चाहिए। केमिकल स्टोरेज कक्ष में प्रवेश नहीं करना चाहिए क्योंकि वहाँ केमिकल होते हैं और उसे जलने की भी संभावना रहती है। बिना स्टाफ मेंबर के लैब में प्रवेश नहीं करना चाहिए। लैब में किसी भी रसायन का स्वाद नहीं लेना चाहिए, इससे भी दुर्घटना हो सकती है। लैब में खाना पीना भी नहीं चाहिए। प्रयोग में किसी
लॉक और लिपिक नहीं छोड़ना चाहिए, लैब के टेबल पर नहीं बैठना चाहिए, जब तक बिना शिक्षक का लैब में नहीं जाना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा किट, प्रत्येक विद्यालय में प्राथमिक चिकित्सा किट होना चाहिए। जैसे स्कूल फर्स्ट एड के रूप में अलग अलग साइज की पट्टियां हों, गर्म पट्टियां हों, दस्ताने, एंटीसेप्टिक कपड़ा या वाइप, एंटीबायोटिक क्रीम, कपड़े पर लगाने वाली टेप, दबाने वाली बैंडेज, आंख पर लगाने वाले पैड, इंजेक्शन देने से पहले त्वचा को साफ करने वाले अल्कोहल पैड, कीड़ों के काटने पर उपयोग किए जाने वाले पैड, हैंड सैनिटाइजर, रक्त स्राव को रोकने के लिए ड्रेसिंग या पट्टियां, एक कंबल, आग की स्थिति के लिए कि आग लगने पर उसे बुझाया जा सके, एल्यूमिनियम स्प्लिन, तिकोनी बैंडेज, होश में लाने वाली दवाएं, आइस पैक, पट्टी को काटने वाली कैंची, छोटी बैंडेज, चिपकने वाले टेप, सीपीआर, रिसिसिटेटर इत्यादि विद्यालय में होनी चाहिए, जिससे हमारा प्राथमिक उपचार हो सके।